दोस्तों रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भारत और म्यांमार को लेकर के एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर के आप भी दंग रह जाएंगे। जहां पर उन्होंने कहा कि कई साल पहले इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एक हाईवे को बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन दुनिया के कई देशों को ये बात पहले से और बहुत अच्छे से पता थी कि अगर ये हाईवे सक्सेसफुली बनकर के तैयार हो गया तो डेफिनेटली कई देशों की दुकानें बंद होने वाली हैं, क्योंकि जो रूट अभी तक समुद्र के रास्ते से कनेक्ट किया जा रहा था उसे हम सीधे रोड से कनेक्ट करने वाले थे। लेकिन बाहरी ताकतों ने पैसा लगाते हुए इस प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया और वो इसमें सफल भी नजर आए हैं। तो फ्यूचर में भारत म्यांमार के कुछ हिस्सों को अपने में शामिल करे या फिर ना करे, लेकिन ये प्रोजेक्ट भारत, म्यांमार और थाईलैंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस प्रोजेक्ट पर, भारत म्यांमार रिलेशन पर, और आगे चल के क्या इस प्रोजेक्ट को हम बड़े स्केल पर शुरू कर पाएंगे या फिर नहीं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको बता दें, भारत से लेकर के म्यांमार और थाईलैंड के बीच में जिस नई सड़क संपर्क को हम स्थापित करना चाहते थे ये तीनों देशों के लिए बहुत जरूरी था। इससे व्यापार, पर्यटन, संस्कृति सब चीजों को बढ़ावा देने को मिलता और सबसे बड़ी बात कि इन तीनों चीजों का आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता था और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत इसे मजबूत करना था। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि एक्ट ईस्ट का पहले नाम क्या था, 2014 में इसे क्यों बदला गया। आगे बढ़ते हैं। इस सड़क की लंबाई करीब 1360 किलोमीटर तक थी, जो कि मणिपुर के मोरेह से शुरू होता था, म्यांमार में तामू, कलेवा और मंडले से होकर के गुजरता और थाईलैंड के माई सेत पे जाकर के समाप्त हो रहा था। अब इस हाईवे का काफी बड़ा हिस्सा म्यांमार में स्थित था, इसीलिए म्यांमार के अंदर अगर अनस्टेबिलिटी हो गई तो डेफिनेटली इस हाईवे के काम को रोक दिया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा, 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हो गया। आपसे कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान देते हुए बताया कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे पर 70% काम पूरा हो गया, लेकिन बाकी का काम म्यांमार में हो रहे राजनीतिक बदलाव के कारण पूरी तरीके से प्रभावित हुआ और शायद आगे चलकर शुरू हो पाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। जैसा कि आप जानते होंगे, साल 2021 में म्यांमार के अंदर सैन्य तख्ता पलट हुआ और तब से वहां कई इलाकों में अस्थिरता है। जयशंकर ने कहा कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। भारतीय विदेश मंत्री ने यह तक कहा कि यह हाईवे दोनों इलाकों के संपर्क में फाइनेंशियल डेवलपमेंट के साथ साथ एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। इसी के साथ गुवाहाटी में एक्ट फर्स्ट सेशन ऑफ द एडवांटेज असम 2.0 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट समिट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने यह बयान दिया। अब अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में आंतरिक उथक पटक के कारण इसे पूरा करने में दिक्कत आ रही है। दक्षिण पूर्व एशिया की आबादी 70 करोड़ है, जो भारत की करीब आधी आबादी के बराबर है। यहाँ की जीडीपी $4.25 ट्रिलियन है और ऐसे लोगों में हमारी साझेदारी बढ़ती, इससे बेहतरीन नतीजे देखने को मिलते। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि साल 2014 में जब भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाना शुरू किया, उसके बाद से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इन सभी देशों के साथ जो भारत के पड़ोसी देशों के चलते जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हुए, पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली। और भारतीय विदेश मंत्री ने ये तक कहा कि रोड, चेक पॉइंट्स, रेलवे लाइंस, समंदर, पावर ग्रिड, फ्यूल पाइपलाइन, ट्रांजिट सुविधा, सभी चीजों पर सहयोग किया गया इन देशों के साथ, ताकि ओवरऑल हम सबकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन आज भारत इन सभी देशों का भला सोचता है और ये देश किस तरीके से भारत के साथ रिएक्ट करते हैं आप अच्छे से जानते होंगे। रिसेंटली भारत और म्यांमार के बीच में एक दिक्कत सामने आई, जहां पर वहां से हजारों लोग भारत के अंदर घुस रहे थे और उन्हें रोकने के लिए भारत सरकार ने एक काफी बड़ा बजट पास किया ताकि पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग यानी कि कटीले तारों को इंस्टॉल किया सके। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा, वहां के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और भारत के इस काम को पूरी तरीके से रोका गया। तो जो भारत का ये फ्यूचर प्रोजेक्ट था, इसमें काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों के सपोर्ट के बिना आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग शायद अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चाइना जैसे देशों के अंदर अगर चाइनीज सरकार ने चाह लिया कि किसी भी चीज को एक्वायर करना है तो आप उनको नहीं रोक सकते। इन्हें वहां से कुछ सीखना चाहिए। फिलहाल बात की जाए इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए आगे के डेवलपमेंट से, तो तीन देशों के बीच ये हाईवे लगभग 1400 किलोमीटर के
आसपास है, क्योंकि कुछ एरिया हमने लोकल हाईवेज के साथ भी कनेक्ट कर रखा है और इसे कोलकाता टू बैंकॉक हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में यंगून में 3 देशों के बीच ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग की गई। इस बैठक में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित तामू शहर से लेकर के थाईलैंड सीमा पर स्थित माशोत शहर तक 1360 किलोमीटर के लंबे हाईवे को बनाने की बातचीत हुई और इसकी शुरुआत हो गई। लेकिन फिर भी इस काम को करने में भारत को बहुत दिक्कत आई और रीजन हमने बताया कि न सिर्फ चीन, जो कि ऑलरेडी म्यांमार के अंदर एक मेजर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, लेकिन इसके पीछे कई और भी देश बताए जाते हैं और कुछ हद तक हाथ अमेरिका का बताया जाता है, क्योंकि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस कनेक्टिविटी के बाद भारत को एक काफी बड़ा एज मिल जाएगा अपने बिजनेस को करने का, और वो चाहते हैं कि भारत हम पर निर्भर रहे। इसीलिए कोई भी देश नहीं चाहता कि भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए जा सके। और सबसे बड़ी बात कि न सिर्फ ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर भी लागू होती है। आपको बता दें कि भारत का कावेरी इंजन, जिसकी बहुत तारीफ की जाती है, जिसे रिसेंटली भारत ने रूस में टेस्टिंग के लिए भेजा है, इसे बनाने में इतनी देरी ना होती। लेकिन इन सभी पश्चिमी देशों ने एक स्ट्रेटजी बना करके रखी थी और स्ट्रेटजी ये थी कि भारत को किसी भी हालत में इंजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इंजन दे दिया तो वो अपने हिसाब से फाइटर जेट तैयार करेगा और चीन के खिलाफ अपने ही तरीके से लड़ाई लड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली भारत और चीन और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि आपके सामने वाला देश आपके ही बराबर का ताकतवर है तो डेफिनेटली इसे आप न्यूट्रल स्टेट कह सकते हैं। आज के समय में जो पावर डेफिशिएंसी है बहुत ज्यादा है, इसी वजह से एक कंट्री दूसरे पर डोमिनेंट नजर आता है और अमेरिका की यही स्ट्रेटजी काम करता है, जिसकी वजह से हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर वो बनी रही। लेकिन जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला है। रूस जैसे देश, यूके जैसे देश भारत को डायरेक्टली ऑफर दे रहे हैं, दे आर को डेवलप फाइटर जेट इंजन इन इंडिया विद IP राइट्स। तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट भारत के लिए बन जाती है। फिलहाल फिर मुद्दे पर वापस लौटते हैं। 2017 में भारत और म्यांमार ने संयुक्त जारी किए गए बयान में कहा कि कंस्ट्रक्शन का काम फिर से जल्द शुरू हो जाएगा। इस शुरुआत में कई दिक्कत आई, जमीन एक्वायर करने से लेकर के कई चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सेक्टर में भी ब्रिज और छोटे छोटे काम सरकार की तरफ से कंप्लीट करवाए गए। तभी की डेडलाइन 2020 रखी गई थी, लेकिन 2025 आ चुका और अभी तक सिर्फ 70% काम हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर पहली बार 2012 में काम शुरू हुआ। पहली डेडलाइन 2015 थी। कुछ देरियों की वजह जियोग्राफिकल चेंजेस, वेदर सिचुएशंस की वजह से लैंडस्लाइड हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से इस काम को हमने 2013 में फुल फ्लैश के साथ शुरू किया। लेकिन बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रस्तावित हो गया और इस चीज पर भी म्यांमार की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स आने लगे और जमीन पर फिलहाल इसे नहीं उतारा गया। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता, बिकॉज यहाँ पर अब 4 देश कनेक्ट करने वाले थे। वहीं इस प्रोजेक्ट पर बयान देते हुए भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे जनरल, जो कि रिटायर हो चुके हैं, दीपेंद्र सिंह, इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में जो देरी का कारण न सिर्फ म्यांमार के अंदर हो रही न सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता है, बल्कि उन्होंने कहा क्योंकि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद राजनीतिक हालात इस प्रोजेक्ट में देरी का मुख्य कारण भारत में अपनी भी कुछ दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली इस इलाके में रहा हूं, जैसे कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चल रही हिंसा, इस वजह से भी इस प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है। अब आपके देश के अंदर ही 2 कम्युनिटीज आपस में लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इंटरनेशनली पैसा कौन लगाएगा और कौन अपने उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा जो कि उसी लोकेशन से होकर के गुजरता है। बाकी इस प्रोजेक्ट को रोकने में चाइना का सीधे सीधे हाथ है। चाइना ने रडार से लेकर के तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स म्यांमार के अंदर डिप्लॉय कर रखे हैं ताकि भारत पर नजर रखी जा सके और चाइना के पास सीधे भारतीय बॉर्डर में घुसने का शायद कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए फिर भी उम्मीद ज्यादा है कि 70% काम हो चुका है। पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि म्यांमार के अंदर हमें कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और उसके बाद इस प्रोजेक्ट की फिर शुरुआत की जाएगी। अब 2027-28 में शायद ही ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाए और ये दुनिया के लिए गेम चेंजर, स्पेशली भारत, म्यांमार और थाईलैंड के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। क्या कुछ सोचते हैं आप इस प्रोजेक्ट पर, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।